आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। हादसे या आपदाओं के बाद सबसे अहम चीज होती है रेस्क्यू ऑपरेशन। वो टीम जो राहत कार्य करती है, घायलों को बचाती है और मौत के मुंह में जा रहे लोगों को खींचकर वापस लाती है। लेकिन कल्पना कीजिए, ऐसा कोई हादसा हो जहां रेस्क्यू टीम खुद असमंजस में हो। उन्हें पता है कि कहां मदद करनी है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह भी डर है कि दूसरों को बचाने की कोशिश में कहीं उनकी अपनी जान न चली जाए। हालांकि रेस्क्यू टीम के लोग अक्सर अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जब आगे बढ़ना बेवकूफ़ी साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति में कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन अधूरा रह जाता है क्योंकि खतरा इतना बड़ा होता है कि बचाव दल के कदम पीछे हट जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही दुर्लभ मामले पर आधारित है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा मामला है जिसमें प्लेन क्रैश हुआ लेकिन एक भी लाश नहीं मिली। बावजूद इसके हर कोई जानता था कि उन लाशों का आखिर हुआ क्या। यह कहानी 1996 की है और प्लेन जिस जगह गिरा वहां मौजूद परिस्थितियों ने इसे इतिहास में एक भयावह और रहस्यमयी घटना बना दिया। यह कहानी अमेरिका के फ्लोरिडा की है। फ्लोरिडा के मियामी एयरपोर्ट से एक विमान DC-9 592 ने अपनी उड़ान भरी। यह कोई बहुत बद्धा जहाज नहीं था, लेकिन इसमें कुल 109 लोग सवार थे, जिनमें 104 यात्री और 5 क्रू मेंबर शामिल थे। इस विमान को बेहद अनुभवी पायलट कैंडी क्यूबिक और को पायलट रिटन हेजल चला रहे थे। इन दोनों के पास फ्लाइंग का लंबा और समृद्ध अनुभव था और उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं किया जा सकता था। ये विमान उस समय की एक नई एयरलाइंस कंपनी का था, जिसका नाम न्यूजेट वैनसेट था। यह कंपनी अमेरिकी हवाई उद्योग में केवल 3 साल पहले ही आई थी, लेकिन इतने कम समय में उसने काफी नाम कमा लिया था। इसका कारण था बाकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों की तुलना में बेहद कम किराया। जैसा कि आजकल इंडिगो और विस्तारा जैसी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, उसी तरह यह एयरलाइंस भी सस्ते किराए की वजह से यात्रियों की पहली पसंद बन गई थी। उस समय हवाई यात्रा में भोजन और पानी भी किराए में शामिल होता था, जो आजकल जैसे अतिरिक्त शुल्क पर मिलता है। इस नई एयरलाइंस ने अपने प्रतिस्पर्धी मॉडल से यात्रियों को लुभाने में सफलता हासिल की थी। हालांकि यह लोकप्रियता और अनुभव भी उस हादसे को रोकने में काम नहीं आया, जो फ्लोरिडा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सस्ते किराए के कारण यह एयरलाइंस काफी लोकप्रिय हो गई थी, लेकिन जब किराया कम किया जाता है तो इसके पीछे कई समझौते भी होते हैं। जैसे यात्रियों को पहले मुफ्त मिलने वाला खाना अब बेचा जाता है। पहले प्लेन में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर भी मनोरंजन के लिए टीवी स्क्रीन और फिल्में दिखाने की सुविधा होती थी, लेकिन अब ज्यादातर एयरलाइंस से ये हट चुकी है, सिवाय इंटरनेशनल फ्लाइट्स के। इसके अलावा कई बार एयरलाइंस सस्ते किराए की होड़-डेच में सुरक्षा से भी समझौता कर लेती हैं। इस एयरलाइंस में भी ऐसा ही हुआ। उदाहरण के लिए, एक बार ऑटो पायलट सिस्टम खराब हो गया था और पायलटों को अनाउंसमेंट सिस्टम न काम करने के कारण प्लेन के भीतर लाउडस्पीकर का उपयोग करना पड़ा। ऐसी छोटी-छोटी लापरवाहियां कभी-कभी मुसाफिरों की जान को खतरे में डाल सकती हैं। हालांकि यह कंपनी तेजी से नाम कमा रही थी और इसकी लोकप्रियता बरच रही थी। 1996 में इसी एयरलाइंस की एक उड़ान मियामी एयरपोर्ट से दोपहर 2-3 बजे रवाना हुई। प्लेन में 109 लोग सवार थे, 104 यात्री और 5 क्रू मेंबर। उड़ान की शुरुआती 10 मिनट तक सब कुछ सामान्य और सुरक्षित लग रहा था, लेकिन फिर अचानक कॉकपिट में एक तेज धमाके की आवाज गूंज उठी। दोनों पायलट तुरंत सतर्क हो गए और यह जानने की कोशिश करने लगे कि यह आवाज कहां से आ रही है। थोड़ी ही देर में उन्हें पता चला कि यह आवाज प्लेन के कार्गो हिस्से से आ रही थी, जहां सामान रखा जाता है। जैसे ही प्लेन से अजीब आवाज आई, स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। विमान का संतुलन लड़खड़ाने लगा और कुछ ही क्षणों बाद केबिन के अंदर धुआं भरने लगा। धुएं का बढ़ता स्तर देखकर एयर होस्टेस और क्रू सदस्य घबरा गए। वे स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कॉकपिट की ओर दौड़े, लेकिन इस बीच यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। लोग घबराहट में इधर-उधर भागने लगे और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। धुएं के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी और यात्री चीखते हुए ऑक्सीजन मास्क की मांग करने लगे। इस उथल-पुथल के बीच पायलट ने पाया कि वह धीरे-धीरे विमान पर से अपना नियंत्रण खो रहा है। स्थिति को भांपते हुए पायलट ने तुरंत ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया
और एक आपातकालीन संदेश भेजा। उसने बताया कि प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई है, धुआं भर चुका है और आग लगने की आशंका है। पायलट ने मियामी एयरपोर्ट पर लौटने की अनुमति मांगी। एटीसी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रनवे पर सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ को अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने पायलट को सुरक्षित लौटने का निर्देश दिया। इसके बाद पायलट ने प्लेन को वापस मोड़ने की कोशिश की। हालांकि विमान में समस्याएं थीं, लेकिन पायलट किसी तरह स्थिति को संभाले हुए था। लेकिन जैसे ही पायलट और एटीसी के बीच बातचीत खत्म हुई, लगभग 30-40 सेकंड के भीतर स्थिति अचानक और अधिक गंभीर हो गई। इसके बाद एटीसी को विमान से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। संपर्क टूट चुका था और विमान का क्या हुआ, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। जब प्लेन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी का कनेक्शन टूट जाता है, तो ये एक बेहद खतरनाक स्थिति बन जाती है। इसका मतलब है कि अब विमान पूरी तरह से अपने पायलट और ऊपर वाले के भरोसे है। जब हम एक विमान को आसमान में उड़ते देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वह बस खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ रहा है। वहां न ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, न रेड लाइट्स और न ही सड़क जैसी कोई सीमा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आसमान में भी एक तयशुदा नियम और व्यवस्था होती है, जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल संभालता है। हर विमान के लिए एक निश्चित कॉरिडोर निर्धारित होता है, जिसके भीतर उसे उड़ान भरनी होती है। यह कॉरिडोर दाएं बाएं एक निश्चित दायरे और ऊंचाई तक सीमित होता है। इस दायरे के बाहर विमान नहीं जा सकता। यह दायरा भले ही किलोमीटर में होता है, लेकिन यह पूरी तरह से एटीसी द्वारा नियंत्रित रहता है। एटीसी ही यह तय करता है कि विमान को कब और कहां मुड़ना है, किस ऊंचाई पर रहना है और आगे के रास्ते में क्या परिस्थितियां हैं। उदाहरण के लिए, कहां मौसम खराब है, कहां घने बादल हैं और किस दिशा में अन्य विमान उड़ रहे हैं। ये सभी गाइडलाइंस पायलट को एटीसी से मिलती हैं और पायलट इन्हें फॉलो करते हुए विमान को सही दिशा और ऊंचाई पर बनाए रखता है। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान के साथ संपर्क बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, खासकर लैंडिंग और टेक-ऑफ के समय। एटीसी न केवल विमान को उड़ान के दौरान गाइड करता है, बल्कि यह भी तय करता है कि कौन सा रनवे इस्तेमाल होगा, वह खाली है या नहीं, और आसमान में ट्रैफिक की स्थिति क्या है। जब आप किसी प्लेन में बैठते हैं और पायलट घोषणा करता है कि लैंडिंग के लिए तैयारी की जा रही है, तो कई बार आपको लगता है कि बस अब विमान उतरने वाला है। लेकिन उसके बाद भी 10, 15 या कभी-कभी 20 मिनट तक विमान आसमान में चक्कर लगाता रहता है। इसका कारण यह होता है कि रनवे खाली नहीं होता। कई बार रनवे पर पहले से अन्य विमानों की भीड़ होती है। ऐसी स्थिति में एटीसी प्लेन को निर्देश देता है कि वह आसमान में एक निश्चित क्षेत्र में घूमता रहे, जिसे होल्डिंग पैटर्न कहा जाता है। आपने देखा होगा कि दिल्ली या अन्य बड़े हवाई अड्डों पर लैंडिंग से पहले प्लेन को फरीदाबाद या अन्य क्षेत्रों के ऊपर बार-बार चक्कर लगवाया जाता है। यह तब तक चलता है जब तक कि रनवे पूरी तरह से खाली न हो जाए और एटीसी से लैंडिंग की अनुमति न मिल जाए। इसलिए एटीसी और पायलट के बीच संपर्क का बना रहना बेहद जरूरी है। एक बार यह संपर्क टूट जाए तो स्थिति अनियंत्रित और खतरनाक हो जाती है। यही इस घटना में भी हुआ। विमान का एटीसी से संपर्क टूट गया और पायलट अब पूरी तरह से अपने अनुभव और किस्मत के सहारे था। उधर पायलट की हालत यह हो गई थी कि वह धीरे-धीरे विमान पर से अपना नियंत्रण खोता जा रहा था। विमान का कंट्रोल लगभग छूट चुका था और स्थिति हर पल गंभीर होती जा रही थी। प्लेन के अंदर तेज धुआं फैल चुका था, जिससे यात्री और क्रू मेंबर घबराए हुए थे। उसी समय पास से एक छोटा प्लेन गुजरा, जिसके दोनों पायलटों ने देखा कि उनके बगल में एक बड़ा विमान तेजी से अपना संतुलन खोते हुए नीचे गिर रहा था। विमान में आग लगी हुई थी और वह आसमान में मानो एक आग का गोला बन चुका था। यह दृश्य देखकर दूसरे प्लेन के पायलटों ने तुरंत इस बात की सूचना दी। उधर बड़ा विमान अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर था। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क पहले ही टूट चुका था और विमान का अगला हिस्सा, जो नोज कहलाता है, तेजी से धरती की ओर झुका हुआ था। यह इत्तेफाक ही था कि विमान ने मियामी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और मुश्किल से 10 मिनट ही बीते थे। इसका मतलब था कि विमान बहुत दूर नहीं गया था और वापस मियामी की ओर लौट रहा था। लेकिन इससे पहले कि विमान मियामी एयरपोर्ट तक पहुंच पाता, वह दक्षिण की ओर मौजूद एक क्षेत्र एवरग्लेड्स के ऊपर आ चुका था। एवरग्लेड्स एक विशाल इलाका है जो बारिश के मौसम में पानी से भरकर नदियों का रूप ले लेता है और सूखे में यह एक दलदल में तब्दील हो जाता है।
ये क्षेत्र घने और कठिन है, जहां पहुंचना आसान नहीं होता। विमान का संपर्क टूटने के बाद यह तेजी से नीचे गिरने लगा और फिर धरती के करीब आते ही यह सीधे एवरग्लेड्स की दलदली भूमि पर जा गिरा। गिरते ही विमान पूरी तरह से बिखर गया और आग के कारण वहां विनाश का एक भयानक दृश्य बन गया। जैसे ही प्लेन का एटीसी से संपर्क टूटा, एक दूसरा विमान जो आसमान में करीब से गुजर रहा था, उसने देखा कि यह विमान तेजी से आग के गोले में बदलता हुआ नीचे गिर रहा था। यह एक भयानक दृश्य था, लेकिन जब राहत और बचाव दल ने घटनास्थल की खोज शुरू की, तो चौंकाने वाली बात यह थी कि जमीन पर उस विमान का कोई मलबा नहीं मिला। न तो विमान के अवशेष थे, न ही किसी यात्री के कोई निशान। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्लेन आसमान से गायब होकर जमीन पर कहीं समा गया हो। राहत और खोजी दल आसमान से लेकर जमीन तक हर जगह तलाश कर रहे थे। वे उन संभावित इलाकों को छान रहे थे जहां विमान के गिरने की संभावना थी, लेकिन प्लेन का नामो निशान नहीं था। ये घटना जितनी रहस्यमयी थी, उतनी ही डरावनी भी। सवाल उठने लगे, आखिर प्लेन गया कहाँ? क्या वह दलदली जमीन में समा गया या फिर किसी और रहस्यमय घटना का शिकार हो गया? दुर्घटना के तुरंत बाद बचाव दल विमान की तलाश में जुट जाता है, लेकिन इस इलाके की भौगोलिक चुनौतियां जैसे गहरी खाइयां और दलदल खोज अभियान को बेहद कठिन बना देती हैं। कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि विमान का मलबा संभवतः दलदल में जा गिरा होगा। सवाल यह उठता है कि यदि विमान वाकई दलदल में गिरा है, तो इसे निकालना कैसे संभव होगा? और क्या यह सुनिश्चित है कि विमान का मलबा वहीं है? इस दुविधा के बीच बचाव दल अपनी जान जोखिम में डालकर सर्च ऑपरेशन जारी रखता है। इस दौरान विमान में सवार यात्रियों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मियामी से 2 यात्री इस विमान में थे और उनके परिजनों की उम्मीद थी कि भले ही उनके प्रियजन जीवित ना हों, लेकिन कम से कम उनके शव मिल जाएं ताकि उन्हें अंतिम विदाई दी जा सके। उनके परिवार यह चाहते थे कि शवों का उचित अंतिम संस्कार किया जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। यहाँ मामला और भी रहस्यमय और भयावह है, क्योंकि न विमान का मलबा मिल रहा है और न उसमें सवार लोग। जिस जगह पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कही गई, वहां तलाश शुरू होती है। खोजी दल इलाके के आसपास छानबीन करता है और कुछ चौंकाने वाले सबूत मिलते हैं। बच्चों के बस्ते, कुछ किताबें और इंसानी जबड़े जैसी चीजें वहां पाई जाती हैं। इन संकेतों से यह लगभग पक्का हो जाता है कि विमान इसी दलदल वाले क्षेत्र में गिरा था और शायद उसी दलदल ने इसे पूरी तरह निगल लिया। खोजी टीम अपनी कोशिशें तेज करती है और आखिरकार विमान के ब्लैक बॉक्स तक पहुंचने में कामयाब होती है। ये वही ब्लैक बॉक्स है जिसे न आग नष्ट कर सकती है, न पानी और न ही कोई अन्य आपदा। यह विमान हादसों की जांच के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। टीम ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकालती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विमान का कोई अन्य हिस्सा और उसमें सवार 109 लोगों का कोई पता नहीं चलता। यह रहस्य और गहराता है। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया गया कि विमान के सवार लोग कभी नहीं मिलेंगे। इस इलाके की भयावहता इस बात से समझी जा सकती है कि यह फ्लोरिडा के दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा है, जो खतरनाक दलदल के लिए कुख्यात है। इस दलदल में जहरीले सांप, मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे खतरनाक जीव भरे हुए हैं। अगर विमान में सवार कोई व्यक्ति हादसे के बाद जीवित भी बचा होगा, तो संभवतः वह इन खूंखार जीवों का निवाला बन गया होगा। यह हादसा न केवल रहस्यमय था, बल्कि बेहद दुखद भी। 109 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से एक भी व्यक्ति की न तो बॉडी मिली और न ही कोई ठोस सबूत जो उनके आखिरी क्षणों की तस्वीर पेश कर सके। बचाव दल ने महीनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन नतीजा वही रहा, शून्य। सांपों के डसने, घड़ियालों के हमले या मगरमच्छों का निवाला बनने की संभावनाओं ने इस घटना को और भी भयावह बना दिया। हादसे के करीब 28 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक न किसी यात्री का शव मिला, न ही विमान के मलबे का कोई ठोस हिस्सा। आखिरकार लोगों ने यह मान लिया कि उस विमान के सभी मुसाफिर और क्रू दलदल में समा गए या जंगली जानवरों का शिकार हो गए। यह सोच अपने आप में एक दर्दनाक एहसास है। उन परिवारों पर क्या बीती होगी जिनके अपने इस हादसे में खो गए। न तो उन्होंने अपने प्रियजनों के शव देखे और न ही उन्हें अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार का मौका मिला। यह एक ऐसा घाव है जो कभी भर नहीं पाया। इस प्लेन क्रैश ने न केवल परिवारों को, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया।
घटना के बाद बड़ी मात्रा में हंगामा हुआ और सरकार ने हादसे की जांच के लिए एक इंक्वायरी कमेटी गठित की। कमेटी ने लंबे समय तक जांच पड़ताल की और आखिरकार 3 संगठनों को दोषी ठहराया। सबसे पहले दोष उस एयरलाइन कंपनी पर लगाया गया। जांच में यह सामने आया कि इस हादसे का मुख्य कारण विमान में रखे गए ऑक्सीजन जनरेटर की लापरवाहीपूर्ण स्थिति थी। ऑक्सीजन जनरेटर का उद्देश्य विमान में आपातकालीन परिस्थितियों में ऑक्सीजन प्रदान करना होता है, लेकिन इसे ऐसी जगह रखा गया था जहां इसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जनरेटर को विमान के उस हिस्से में रखा गया था जहां आसपास पुराने कागज, रबर के टुकड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री पड़ी हुई थी। यह विमानन सुरक्षा नियमों का सीधा उल्लंघन था। एयरलाइन कंपनी, जो सस्ते विकल्पों का सहारा लेकर अधिक लाभ कमाने की कोशिश कर रही थी, ने जल्दी उड़ान भरने के लिए सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज कर दिया। इस जल्दबाजी में उसने मुसाफिरों की सुरक्षा को जोखिम में डालते हुए ऑक्सीजन जनरेटर को अनधिकृत जगह पर रख दिया। उड़ान के दौरान जनरेटर से निकली चिंगारी ने आग पकड़ ली। सबसे पहले आग कागजों और पुराने रबर में फैली, फिर टायरों तक पहुंची। यह आग तेजी से फैलते हुए विमान के कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच गई और पूरे सिस्टम को नष्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि विमान का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया और हादसा हो गया। दूसरा दोष एक सेफटेक कंपनी को दिया गया, जिसे इस विमान के रखरखाव और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कंपनी ने कई बार विमान के ऑटो पायलट सिस्टम में आने वाली खराबी को ठीक से संबोधित नहीं किया था। विमान के तकनीकी सिस्टम में बार बार होने वाली गड़बड़ियों को अनदेखा किया गया, जिससे यह स्थिति बनी। ये लापरवाही साबित करती है कि मेंटेनेंस कंपनी ने सुरक्षा उपायों को गंभीरता से नहीं लिया और यात्रियों की जान को खतरे में डाल दिया। जांच में यह भी सामने आया कि पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, जिससे यात्रियों को उड़ान के दौरान जानकारी दी जाती है, अक्सर खराब रहता था, लेकिन एयरलाइन फिर भी उड़ानें जारी रखती थी। इसका कारण था कंपनी का एकमात्र लक्ष्य मुनाफा कमाना। यात्रियों की सुरक्षा से ज्यादा उन्हें अपने व्यावसायिक फायदे की चिंता थी। इस लापरवाही के लिए विमान की मेंटेनेंस कंपनी भी जिम्मेदार ठहराई गई, क्योंकि उसने समय रहते इन तकनीकी खामियों को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तीसरी जिम्मेदारी फेडरल एविएशन एजेंसी FAA की थी, जो अमेरिका का नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। यह एजेंसी एयरलाइंस के संचालन, सुरक्षा और फिटनेस की जांच की जिम्मेदारी संभालती है। जांच में पाया गया कि FAA ने एयरलाइन कंपनी की गंभीर खामियों को नजरअंदाज किया और इसके बावजूद कंपनी को उड़ान भरने की अनुमति दे दी। एयरलाइन बार बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रही थी, लेकिन FAA ने न तो सही तरीके से लाइसेंस जांचा, न ही विमानों की फिटनेस पर ध्यान दिया। यह एजेंसी की घोर लापरवाही का उदाहरण था। जब यह मामला अदालत तक पहुंचा, तो यह जनता के गुस्से और पीड़ित परिवारों के आक्रोश का केंद्र बन गया। 1997 में हादसे के 1 साल बाद अदालत ने अपनी जांच पूरी की और मेंटेनेंस कंपनी के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को दोषी करार देते हुए जेल की सजा सुनाई। साथ ही साथ एयरलाइन कंपनी वैल्यूजेट पर $100 मिलियन, 100 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया गया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यह राशि उन पीड़ित परिवारों को दी जाए जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। इसके अलावा कंपनी के सभी विमानों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया। FAA को निर्देश दिया गया कि किसी भी विमान को तब तक उड़ान भरने की अनुमति न दी जाए जब तक कि वे पूरी तरह से सुरक्षा मानकों का पालन न करें। इस फैसले ने विमानन उद्योग में एक बड़ा संदेश दिया कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता अस्वीकार्य है। इस हादसे के बाद, जैसा कि अक्सर होता है, समय के साथ लोग इसे भूलने लगे। कुछ महीने बीते और एविएशन डिपार्टमेंट ने एयरलाइन कंपनी को दोबारा उड़ान भरने की अनुमति दे दी। हालांकि तब तक इस कंपनी की छवि पूरी तरह धूमिल हो चुकी थी। मीडिया ने कंपनी की लापरवाह मेंटेनेंस, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और यात्रियों की जान को जोखिम में डालने की खबरें प्रमुखता से चलाईं। इसके चलते कंपनी भारी बदनामी का शिकार हुई और घाटे में चली गई। घाटा इतना बढ़ गया कि कंपनी अपने आप को संभाल नहीं पाई और अंततः इसे बंद करना पड़ा। बाद में एक अन्य एयरलाइन ने इसे खरीदकर अपने ब्रांड में मिला लिया। इस पूरी त्रासदी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस मुख्य मैकेनिक की मानी गई जिसने विमान को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया था। जांच में पता चला कि उसने अपनी ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरती थी।
और खराब स्थिति में भी विमान को उड़ान भरने के लिए पास कर दिया था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब यह मामला अदालत में चल रहा था तो वह मुख्य मैकेनिक अचानक गायब हो गया और ऐसी रहस्यमय तरीके से गायब हुआ कि आज 28 साल बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। एफबीआई ने उसे पकड़ने के लिए लाखों डॉलर के इनाम की घोषणा की है। हालांकि इतने सालों की जांच और प्रयासों के बावजूद वह अभी तक फरार है। यह लापता मैकेनिक इस पूरे मामले में एक काली छाया की तरह है जिसने 109 निर्दोष लोगों की मौत में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब तक कानून की पकड़ से बाहर है। जहां तक हादसे की बात है, यह विमान क्रैश दुनिया के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक बन गया है। विमान दलदल में गिरने के बाद ऐसा लगता है मानो उसने अपने साथ सभी सबूत और यात्रियों को निगल लिया हो। खोजी दल और बचाव कर्मियों ने दलदल में उतरने की कोशिश की, लेकिन उस जगह के खतरनाक हालात, जहां जहरीले सांप, मगरमच्छ और दलदल की गहराई थी, ने उन्हें अंदर जाने की हिम्मत नहीं दी। इस केस में न तो किसी यात्री का शव मिला, न विमान का मलबा, और न ही मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही, लालच और अंततः कुदरत के आगे इंसानी कमजोरी की कहानी है। यह कहानी आज भी एक सबक है। सुरक्षा और जिम्मेदारी से समझौता कितना महंगा पड़ सकता है। तो यह थी उस विमान हादसे की दिल दहलाने वाली और रहस्यमय दास्तान, जिसे आज भी लोग याद करते हैं, लेकिन इसमें जुड़े सवाल आज तक अनुत्तरित हैं। तो यह थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।